नमस्कार। 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श पल गुप्ता। कल जम्मू कश्मीर में निर्वाचन आयोग 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। ये टीम यहां जानकारी लेगी और यहां का जायजा लेगी क्या संसदीय चुनावों के साथ साथ विधानसभा के चुनाव करवाए जा सकते हैं नहीं। इस सिलसिले में यहां सिविल सोसाइटी, दूसरी जितनी भी पार्टीज हैं उनसे मुलाकात भी कर सकती है और इस बात की जानकारी ले सकती है कि ताकि विधानसभा के साथ चुनाव हो पाए। बहुत देर से इस बात की चर्चा हो रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो नहीं पा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर किया है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव जो है सितंबर 2024 में पहले करवा दिए। लास्ट डेट जो है सितंबर की दी हुई है। अब अगर ये पार्लियामेंट के चुनाव अप्रैल में होते हैं तो मई तक, जून तक यही सिलसिला चलता रहेगा। नए चुनावों में जीत, नई सरकार से सब चीजें चलेंगी, लेकिन उसके बाद समय फिर कम होगा सितंबर में चुनाव कराने के लिए। अगर सरकार की मंशा सितंबर में चुनाव करवाने की है तो फिर उनके पास समय नहीं बचेगा। अगर मंशा किसी और तरीके से इसको फिर टालने की है तो फिर दो अलग सी बात है। लेकिन इस वक्त सभी के दिलो दिमाग में यही बैठा हुआ है कि चुनाव जब हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है आप सबसे बड़ा देश का चुनाव करवा रहे हैं। जब वो हम जम्मू कश्मीर में चुनाव करवा सकते हैं तो फिर विधानसभा चुनाव करवाने में क्या दिक्कत है। फिर एक बार चुनावों का माहौल बना हुआ है, जब इतनी तैयारियां होती हैं तो क्या फर्क पड़ता है लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा के चुनाव क्यों ना करवाए जाए। इससे तो एक काफी समय की भी बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी। अभी चुनाव खत्म नहीं होगा तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है फिर नए चुनावों की तैयारियों में जुट जाएंगे। तो इसी तरह हम काम कोई होगा नहीं, डेवलपमेंट होगी नहीं, चुनावों की तरफ ही ध्यान चला जाएगा। इसलिए आयोग आ रहा है और देखते हैं प्रशासन से मिलने के बाद वो क्या फैसला करता है। 2 दिन के रहने के बाद हो सकता है आयोग को लगे कि चुनाव जो है लोकसभा के साथ ही करवाए जाए, विधानसभा के उसकी भी डेट अनाउंस कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी खबर यह है सीएए बिल लागू हो चुका है। जी हां, इसकी आधी सूचना जो है गृह मंत्रालय से निकल गई है। शायद इसके बारे में प्रधानमंत्री देर रात तक कोई अनाउंसमेंट करे और कोई नई चीज सामने आए, लेकिन इस वक्त की जो खबर है सीएए कानून जो है लागू हो चुका है। तो आइए अभी नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कठुआ को प्रदेश का पहला सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जल्द मिलेगा। वह रविवार को जसरोटा विधानसभा क्षेत्र में स्थित रख होशियारी राजबाग में बन रहे कॉलेज के निर्माण स्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान जिला प्रशासन, आयुष विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को तय समय सीमा पर निर्माणाधीन पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अधिकारियों को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के एमएसआर के अनुसार सभी औपचारिकताएं भी पूरी करने के निर्देश दिए गए। करीब 80 करोड़ की लागत से बन रही सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की 4 दीवारी बनाने का काम पहले ही शुरू हो चुका है। बात है कि उत्तर भारत का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज यहाँ कठुआ में निर्माणित होने जा रहा है। जसरोटा का ये क्षेत्र है। यहाँ के हमारे प्रतिनिधि रघुनंदन सिंह बबलू जी और इनकी टोली ने समय समय पर ये मांग रखी थी और फिर ये विचार आया कि चूँकि कठुआ में अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी बन चुका है, टाटा की कैंसर फैसिलिटी भी उपलब्ध करवा दी गई है और इसलिए यहाँ पर डुप्लीकेशन ना हो। और चूँकि आयुष और कोविड के बाद आयुष का अनुभव ऐसा आया कि बहुत से लोग अब उसकी तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं, उसकी मांग भी बढ़ी है, तो होम्योपैथी कॉलेज यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। मुझे आभार प्रकट करना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। जब उनके आगे निवेदन रखा गया तो मोदी जी के हस्तक्षेप से यहाँ पर 70-80 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा ये, और इसका निर्माण कार्य अभी प्रारंभिक बाउंड्री वॉल शुरू हो गया, प्रारंभिक फेज में है। अभी बाउंड्री वॉल प्रारंभ हुई है। उसके बाद यहाँ पर एक अस्पताल का ब्लॉक होगा, एक यहाँ टीचिंग का ब्लॉक होगा, हॉस्टल रहेंगे 2 मेल और फीमेल, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होगा और साथ ही साथ कुछ और जगह भी है। ये कुल मिलाकर लगभग 8 एकड़ जगह है। हमारी कोशिश रहेगी कि साथ वाली जगह भी लगभग 3 एकड़
इसके साथ शामिल कर दी जाए, ताकि ओपन स्पेस भी हमारे पास और आने वाले समय में इसमें एक्सपेंशन का भी रहे। और जब पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगी होम्योपैथी में, तो जिस तरह से मोदी जी ने शुरू किया है कि एक हमारे जन कल्याण केंद्र और इस तरह के आरोग्य मंदिर, उनमें हमारी ये कल्पना है कि होम्योपैथी के, एलोपैथी के और आयुर्वेदिक के चिकित्सक एक साथ बैठ करके मरीज का उपचार करें। तो उस कल्पना की पूर्ति हेतु भी उस दिशा में ये कदम रहेगा। सीमा पार से होने वाली ड्रोन गतिविधियां अब आसान नहीं होंगी। भारतीय सेना और बीएसएफ ने एलओसी पर बॉर्डर पर मजबूत एवं आधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित किया है, जो काफी हद तक मददगार साबित हो रहा है, खासतौर पर राजौरी पुंछ में। सूत्रों का कहना है कि सेना ने राजौरी पुंछ जिलों में एलओसी पर एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित किया है। इससे सीमा पार से इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिल रही है। जानकारी के अनुसार फरवरी 12 और 29 को पुंछ में मेंढर में सेना ने ड्रोन की घुसपैठ पर फायरिंग की। सेना को एंटी ड्रोन सिस्टम से इसके आने का तुरंत पता चल गया था। वहीं पिछले वर्ष 13 अप्रैल को सुंदरबनी के पास सेना ने एक ड्रोन को मार गिराया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एलओसी पर लगभग पूरा क्षेत्र एंटी ड्रोन सिस्टम से निगरानी कर रहा है। आपको बता दें कि 18 जनवरी 2024 में सामा के रामगढ़ के पास भी एक ड्रोन बरामद किया गया था। आईबी पर भी बीएसएफ की तरह से एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित किया गया है। सूत्रों का ये कहना है कि सेना और बीएसएफ ने कई तकनीकी कंपनियों की मदद से सिस्टम लगाए हैं, जो 2 से 3 किलोमीटर चारों तरफ का क्षेत्र कवर कर लेते हैं। आईआईटी भी विकसित कर चुकी है तकनीक। आपको ये भी बता दें कि जम्मू आईआईटी भी सेना के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित कर चुकी है। इसे लेकर सेना और आईआईटी से बात चल रही है। जल्द ही ये तकनीक भी सेना इस्तेमाल में ला सकती है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर पर देश दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। चुनाव की रणभेरी बजने से पहले 16 दिन के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दौरों ने सियासी गर्माहट बढ़ा दी है। यहाँ इस बार लोकसभा का चुनाव कई मायनों में अलग है। बीते 5 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर के नक्शे के साथ सियासी तस्वीर भी पूरी तरह बदल गई है। जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हो चुका है। परिसीमन के बाद संसदीय क्षेत्रों में भी बदलाव हो गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीटें 5 ही हैं, लेकिन समीकरण बदल गए हैं। पहले कश्मीर में लोकसभा की 3 सीटें थी और जम्मू संभाग में 2। अब जम्मू और कश्मीर में 2-2 सीटें पूरी हैं, जबकि दोनों संभागों के इलाकों को मिलाकर राजौरी अनंतनाग नया संसदीय क्षेत्र बना दिया गया है। सत्ता संतुलन साधने के मद्देनजर बनी इस नई सीट पर ही राजनीतिक पंडितों की खास नजर है। जम्मू सीट से राजौरी व पुंछ जिले को हटा दिया गया है। उधमपुर सीट से रियासी जिले को हटाकर जम्मू से जोड़ दिया गया है। ऐसे में जम्मू सीट पर मुस्लिम मतों का प्रभाव कम हुआ है। बारामूला व श्रीनगर सीट पर भी फेरबदल कर दिया गया है। पहले बारामूला सीट में उत्तरी कश्मीर के 3 जिले बारामूला, बांदीपुरा व कुपवाड़ा आते थे। अब इसमें बडगाम के भी 2 विधानसभा हलके जोड़ दिए गए हैं। श्रीनगर सीट पर इस बार दक्षिण कश्मीर के पुलवामा व शोपियां जिले के 5 विधानसभा हलकों को जोड़ा गया है। पहले मध्य कश्मीर के श्रीनगर, गांदरबल व बडगाम ही इस संसदीय क्षेत्र में शामिल थे। पहले लोकसभा की अनंतनाग सीट पर कश्मीरियों का ही वर्चस्व था। अब राजौरी अनंतनाग संसदीय क्षेत्र में राजौरी पुंछ के 7 विधानसभा हलकों के लगभग 7.5 लाख वोटर शामिल किए गए हैं। इनमें हिंदुओं के अलावा पहाड़ी और गुज्जर बकरवाल समुदाय के मतदाता बड़ी संख्या में है। पहाड़ी व गुज्जर 2019 में जम्मू कश्मीर में भाजपा, पीडीपी, कांग्रेस व नेका ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। नेका को कश्मीर की 3 और भाजपा को जम्मू की 2 सीटें मिली। 2024 की बात करते हैं तो 2024 में भाजपा अलग चुनाव लड़ रही है। नेका और कांग्रेस के बीच जम्मू में सीट शेयरिंग की बात चल रही है। नेका ने पीडीपी के लिए कोई भी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया है। पीडीपी फिलहाल अकेले है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी मैदान में है। आज़ाद की पार्टी से गुलाम नबी आज़ाद ने खुद चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी है। अपनी पार्टी भी चुनाव में उतरेगी। बकरवाल समुदाय को आरक्षण के बाद यहां सियासी समीकरण भी बदल गया है। इस सीट पर कश्मीर के 10.7 लाख वोटर हैं, जबकि जम्मू संभाग के 7.36 मतदाता हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जो लोग उन्हें भाजपा की
बी टीम कहते हैं वे भाजपा की ए टीम रह चुके हैं। उनके साथ गठबंधन में सरकार बना चुके हैं। जम्मू कश्मीर में हर पार्टी, चाहे वह राष्ट्रीय हो या फिर क्षेत्रीय, को शासन करने का मौका मिला है। इससे अब प्रदेश की जनता के लिए ऐसी सरकार चुनना आसान हो गया है जो उनके लिए काम करेगी। 75 साल तक कई नेताओं ने यहाँ की आवाम को आज़ादी और स्वायत्तता के सपने दिखाकर ठगा है। ये बात रविवार को डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने अनंतनाग में एक जनसभा के दौरान कही। आज़ाद ने कहा कि जो लोग हमें भाजपा की बी टीम कहते हैं वे भाजपा की ए टीम रह चुके हैं। उनके साथ गठबंधन में सरकार बना चुके हैं। उन्होंने पीडीपी पर निशाना साधा। एक नेता ने तो अपना राजनीतिक करियर भी भाजपा सरकार में मंत्री के रूप में शुरू किया था। उन्होंने भाजपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच पिछले गठबंधनों का जिक्र करते हुए कहा, मैं ना तो मंत्री न या मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा में था और ना ही मुझे भाजपा ने मदद की। आज़ाद ने कहा कि ये कहना मुश्किल है कि मोदी लहर का जम्मू कश्मीर में कोई असर होगा या नहीं। जम्मू कश्मीर भारत के अन्य राज्यों से अलग है। अपनी मिश्रित संस्कृति के कारण ये कहना मुश्किल है कि जम्मू कश्मीर पर किसका प्रभाव बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा देने वाले अरुण गोयल के राजनीति में आने से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पहली बार नहीं है कि भारत में किसी अधिकारी ने इस्तीफा दिया है, लेकिन चुनाव आयोग के लिए ये नया हो सकता है। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने राजनीति में शामिल होने के लिए अपने पदों से इस्तीफा दिया है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आर स्वैन ने सोमवार को कहा कि जब भी लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी, पुलिस इन्हें शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुलिस मतदाताओं को एक सुरक्षित माहौल प्रदान करेगा। कश्मीर घाटी के पुलवामा के रोहमू में पुलिस चौकी का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि पुलिस बल जम्मू कश्मीर में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए प्रतिबद्ध है। नार्को आतंकवाद से जुड़े एक सवाल के जवाब में डीजीपी ने कहा कि नार्को आतंकवाद की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, ठोस सबूत सामने आए कि नार्को व्यापार और आतंकवाद गहराई से जुड़ा हुआ है। अलबद्र, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठन इसके गठजोड़ के पीछे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख ने कहा कि कश्मीर से दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों तक यात्रा करते समय नशीले पदार्थों की 15 लाख रुपए की खेप का मूल्य 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। उन्होंने कहा कि नार्को आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाया गया है। ये आसान नहीं है, लेकिन पुलिस बल इसे करने में सक्षम है। देखिए, टाइम टू टाइम में हम इसके ऊपर अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करे हैं। हमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक बहुत बड़ी चैलेंज के तौर पे उभर रहा है, और ये भी इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले कई सारे अफसरों को भी हमारे मतलब सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के बीच में भी कईयों को इस चीज के बारे में शक था कि क्या नारकोटिक्स और टेररिज्म आपस में जुड़े हुए। अब हमें कोई डाउट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये साबित कर चुका है। कोर्ट में अभी चार्जशीट फाइल हो चुके हैं जिसमें ये बिल्कुल क्लियर उभर के आया है कि नारकोटिक्स और टेररिज्म दोनों जुड़े हुए हैं, दो तरीके से जुड़े हुए हैं। जो पार बैठ के जो तंजीमें हैं, उन्होंने, हम जब यहां से इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम पाते हैं कि जो वहां से कंसाइनमेंट से भेजी जाती है वो लोग कौन हैं, तो हमारा इन्वेस्टिगेशन जाके पहुंचता है कि एलईटी, खासकर एलईटी और अलबदर और भी इवन हिजबुल मुजाहिदीन, जैश का, ये सब लोगों का, ये जो वहां के जो हैंडलर्स हैं, जो टेरर कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो लोग सप्लायर भी हैं। वो चेन बने वहां से शुरुआत होती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आता है। आने के टाइम में इसकी कीमत जो है घुसते वक्त किलो के हिसाब से 12-15 लाख रुपया होता है, पर जैसे जैसे अंदर घुसता जाता है और दिल्ली की तक पहुंचता है तो ये कीमत 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। जानी मानी लेखिका, समाज सेविका और इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व चेयरमैन सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्यसभा में उनकी मौजूदगी नारी शक्ति का मजबूत सबूत होगा।
जम्मू कश्मीर में समग्र शिक्षा के तहत वोकेशनल एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। समग्र शिक्षा के तहत साल 2023-24 के बजट में 553 स्कूलों में स्थापित की गई वोकेशनल लैब को मजबूत करने के लिए 2.76 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। ये धनराशि जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को जारी की गई है। प्रत्येक स्कूल को 50,000 रुपये की धनराशि मंजूर की गई है। अनंतनाग जिले के 37, बांडीपुरा के 26, बारामूला के 41, बड़गाम के 29, डोडा के 23, गांदरबल के 15, जम्मू के 32, कठुआ के 30, किश्तवाड़ के 18, कुलगाम के 25, कुपवाड़ा के 50, पुंछ के 45, पुलवामा के 22, राजौरी के 44, रामबन के 24, रियासी के 26, सांबा के 14, शोपियां के 10, श्रीनगर के 15 और उधमपुर जिला के 27 स्कूलों को चयनित किया गया है। जम्मू श्रीनगर समेत प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में सोमवार को बादल छाए हुए हैं। प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। रामबन में जम्मू श्रीनगर हाईवे दूसरे दिन फिर बंद हो गया। रविवार को कुछ समय के लिए मार्ग को बहाल किया गया था, लेकिन पहाड़ों में मलबा गिरने के चलते मार्ग को फिर से बंद करना पड़ा। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सफर ना करने की अपील की है। बनिहाल और रामबन के बीच कुछ स्थानों पर भूस्खलन और पत्थर गिरने से राजमार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मार्ग को फिर बहाल करने के लिए कार्य जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 11 और 12 मार्च तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 13 और 14 मार्च को फिर व्यापक स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 14 के बाद 20 मार्च तक मौसम सामान्य बना रहेगा। NSUI ने आज भाजपा को अपने सवालों के घेरे में घेरते हुए जोरदार उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका ये प्रदर्शन अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि ये लोग सत्ता के नशे में पूरी तरह से चूर हो गए हैं। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात रखी। देखिए, उस पर हम लोग, जब तक हम जैसे लोग हैं देश में, आप जैसे प्रबुद्ध मीडिया के लोग हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जब तक कायम रहेगा, मुझे नहीं लगता कि देश हमारा इस डिक्टेटरशिप की तरफ या तानाशाही की तरफ। राहुल गांधी ने लिखा है कि विपक्ष को मिटाने की साजिश की जा रही है संविधान के जरिए। ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए जनाब, आप खुद देखिए जिस प्रकार से विपक्ष के चुनावी चंदों पे इन्होंने रोक लगाई थी, इलेक्टोरल बॉन्ड पे, आपको देखिए किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में हुआ। आज मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियन SBI की जो याचिका थी टाइम पे, वो भी खारिज की। ये विपक्ष को दबाने का काम नहीं है तो क्या है? चुनाव लड़ना होता है, चुनाव के लिए पैसा भी चाहिए होता है आपको अपनी प्रचार करने के लिए। जब विपक्ष के पास पैसा ही नहीं होगा, वो किस प्रकार से होगा? उसके बाद ये कहते हैं कि हम देश के जो है संविधान बदल देंगे। संविधान बदल, क्या पता ये एक चाइना वाला रूल यहाँ पे लागू कर दें। इसलिए राहुल जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, हम उसकी पुष्टि करते हैं और अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।